सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद कुमार अपने हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज फिर से एक बार मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में मैंने जूझ नाम पाठ का संकलन किया है, जिसे लिखा है आनंद यादव जी ने। आनंद यादव जी की यह पाठ मैं जूझ जो पढ़ा रहा हूँ, इसके पहले मैंने 2-3 वीडियोज़ के बारे में पहले से अब अपलोड कर रखा है। यदि किसी प्रकार की समस्या आपको इस पाठ से संबंधित आती है या समझने में किसी प्रकार की समस्या आती है, तो उस वीडियो को आप 1 से 2 बार 3 बार देख लीजिए। इस पूरे पाठ का सारांश आपको मिल जाएगा, आपको समझ उसकी हो जाएगी कि इस पाठ में क्या बताया गया है, लेखक ने क्या बताने की कोशिश की है, किस विषय में बताने की कोशिश की है। सबका अवलोकन मैंने बड़े अच्छे ढंग से किया है। तो आज जैसे कि आपको पता है कि बारिश बहुत अच्छी हो रही है, चारों तरफ मौसम, बादल जो है चारों तरफ आसमान को घेरे हुए है और हल्की हल्की वर्षा हर जगह हो रही है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में हो रही है। इसी में इस पाठ का आरंभ मैं कर देता हूँ। इस पाठ का आरंभ करने से पहले मैं कुछ पिछला रिवाइज़ करना चाहता हूँ, ताकि आपको जुड़ने में बहुत आसानी हो। इस वीडियो के पहले मैंने मास्टर साहब जो हैं सौंदलगीकर के प्रभाव को दर्शाया गया है, कैसे इनका प्रभाव लेखक पर पड़ता है वो पढ़ाया था मैंने। और कविता का प्रभाव कैसे लेखक पर पड़ता है, कैसे दिलचस्पी उसकी कविता लेखन में आती है, किस प्रकार उसके मन में एक जिज्ञासा जागती है कि मैं भी कविता लिख सकता हूँ या कविता कर सकता हूँ। तो देखते हैं क्या है, थोड़ा सा इसका पुराना ले लेते हैं भाग। सौंदलगीकर मराठी के अध्यापक थे। वे बहुत तन्मय होकर पढ़ाते थे। मतलब जब कविता पढ़ाते तो कविता में पूरी तरह खो जाते थे, कविता के रस में पूरी तरह अंतर्निहित हो जाते थे और उस कविता के अंदर रस को, अलंकार को निकाल कर हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर देते थे। हम लोगों के अंदर भी ऐसी जिज्ञासा जागती थी, ऐसी कविता हम भी पढ़ें और लिखें। उन्हें मराठी और अंग्रेजी की बहुत कविताएं कंठस्थ थी, याद थी। उनका गला बहुत ही सुरीला था, छंद और लय का ज्ञान था। वे कविता के साथ ऐसे जुड़ते थे कि अभिनय करके भावबोध करते थे। मतलब कविता पढ़ाते रहते थे, कविता में जिस प्रकार का प्रसंग हुआ करता था उस प्रकार से वो अभिनय करते थे। यदि रौद्र रस का, क्रोध का अगर कविता में संकलन किया गया है तो क्रोध चेहरे के हाव भाव बदल के उसको प्रकट करते थे। अगर श्रृंगार रस का है तो प्रेमी प्रेमिकाओं की बात है तो उसका भी अभिनय वो करके बताते थे। तो इस तरह कविता सुनाने का उनका एक अपना तरीका था, अभिनय के माध्यम से उसका भावबोध हम सबको कराते थे। अब वे स्वयं ही कविता करते थे। वे स्वयं भी कविता, मतलब जो लेखक के अध्यापक थे, वे स्वयं कविता लिखते थे। कभी कभी कक्षा में अपनी कविता भी सुना दिया करते थे। लेखक तन्मय होकर सुनता था। जब लेखक खेत पर पानी लगाता या ढोर चराता था, तब वह एकांत में कविताओं को मास्टर के हाव भाव, यति गति का मतलब उतार चढ़ाव, थोड़ा रुकना फिर आगे बढ़ना, फिर रुकना फिर आगे बढ़ना, ऐसे कविता सुनाते। यति गति आरोह अवरोह के अनुसार गाता, मास्टर की तरह अभिनय करता। उसी समय उसने अनुभव किया कि मास्टर की तरह अन्य कविताएं भी पढ़ी जा सकती हैं। कहने का मतलब ऐसे कविता पढ़ते पढ़ते उसने ये अनुभव कर लिया कि अरे जितनी भी कविताएं हमारी पुस्तक में लिखी गई हैं या अन्य पुस्तकों में हैं, उनको इसी तरह गाकर सुरीला, लय, ताल, गति, यति, आरोह अवरोह के क्रम में गाया जा सकता है। उसका अर्थबोध ग्रहण किया जा सकता है, जैसे हमारे मास्टर साहब करते हैं, मैं भी कर लेता हूँ। आगे बढ़ते हैं। कविता का प्रभाव। इन कविताओं का लेखक पर यह प्रभाव हुआ कि अब उसे पानी लगाते या ढोर चराते हुए अकेलेपन का महसूस नहीं होता था। लेखक अपने आप में ही मस्त रहने लगा, उसे एकांत अच्छा लगने लगा। लेखक ऊंची आवाज़ में कविता गाता, अभिनय करता और कभी कभी नाचने लगता। लेखक ने कविता गाने की अपनी प्रसिद्ध सीख ली, मतलब अपनी पद्धति के आधार पर वो एक नए तरीके से कविता को पढ़ना आरंभ कर दिया। लेखक मास्टर की अपेक्षा ज़्यादा अभिनय से गाने लगा। कविता के भाव उसके चेहरे पर आने लगे। मास्टर को लेखक का कविता गायन इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 6ठी 7वीं के बालकों के सामने उसे गवाया। पाठशाला की एक समारोह में भी गवाया। कहने का तात्पर्य जो अध्यापक थे उनको इतना पसंद लेखक का गाना आता है कि वो
समारोह में, जो स्कूल का जो समारोह होता है उसमें उससे गवाते हैं, उस कविता पढ़वाते हैं। साथ ही साथ बच्चों के सामने भी, कक्षा में भी उससे कविता गवाते हैं। उसके जो कविता पढ़ने का ढंग था, उसकी जो पद्धति थी गाने की, वो बहुत ही प्यारी लगती थी लेखक को। अगले भाग में हम देखते हैं क्या होता है। मास्टर स्वयं कविता करते थे। अभी पाठ आज से आरंभ कर रहे हैं। जो मास्टर स्वयं कविता करते थे। अनेक मराठी कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे। वे उन कवियों के चरित्र और उनके संस्मरण बताया करते थे। इसके कारण वे कवि लोग मुझे आदमी ही लगने लगे थे। कहने का मतलब, लेखक जो है अपने बच्चों को पढ़ाते समय जो उसके घर में काव्य संग्रह था, मतलब कविताओं का जो संग्रह था, अलग अलग कवियों ने जो रचना की थी, उनके बारे में, उनके चरित्र के बारे में जीवन परिचय देता रहता था बच्चों को। तब लेखक को धीरे धीरे आभास होने लगा कि भाई जो लेखक थे, जो कवि थे, वो भी आदमी ही थे, अर्थात हम लोगों जैसे ही थे। वो भी हमारी तरह सोचते थे, हमारी तरह भोजन ग्रहण करते थे। एक असाधारण आदमी नहीं थे कि उनकी जैसा नहीं बना जा सकता है। लेखक के दिमाग में पहली बार ये आई कि लेखक कहता है कि अरे वो तो हमारे जैसे आदमी थे। कहने का मतलब हमारे जैसे दिखते थे, हमारे ही जैसे सोचते थे, और हम ही जैसे कविताएं, जैसे हम आज कविता रचना करें वैसे उन्होंने भी की, कुछ अलग हमसे नहीं थे। तो इसका मतलब ये निकलता है कि हम भी कविता की रचना कर सकते हैं, उनके जैसा बन सकते हैं। जब मास्टर साहब उनके जीवन चरित्रों को बच्चों से बताया करते थे तो लेखक ऐसा अनुभव करता है। खुद सौंदर्यकर मास्टर कवि थे, मतलब सौंदर्यकर जो मास्टर अध्यापक थे वो भी कवि थे। इसीलिए यह विश्वास हुआ, अब लेखक को इसलिए विश्वास हो जाता है कि कभी भी अपने ही जैसा हाड़ मांस का, क्रोध लोभ का मनुष्य होता है। कहने का मतलब कवि और कोई अलग मनुष्य नहीं होता, बल्कि हम जैसे हाड़ मांस के शरीर से बने हुए, जैसे हमारे अंतर्मन में कभी क्रोध आता है, कभी किसी समय अपने मनोभाव बदल जाते हैं, लोभ आ जाता है, एक दूसरे से ईर्ष्या रखते हैं, लालच आ जाता है, स्नेह प्रेम एक दूसरे से करते हैं, सेम ऐसे कवि थे हम लोगों जैसे ही, ऐसा कहता है। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर मास्टर ने एक कविता लिखी थी। मतलब कह रहे हैं, आप देखिए लेखक वर्णन कर रहा है कि जो हमारे अध्यापक थे, कवि जो थे, वो उनके घर पर एक मालती का पौधा चढ़ा हुआ था। बेल, मालती की बेल, मतलब मालती का एक पौधा उनके छत पर चढ़ा हुआ था, और उसी को आधार बनाकर उन्होंने एक कविता लिखी थी। वह कविता और वह लता मैंने दोनों ही देखी थी। कविता में भी मैंने पढ़ा था उनकी, और लता भी जाकर देखी थी उनके घर। इसके कारण मुझे लगता था कि अपने आसपास, अपने गांव में, अपने खेतों में कितने ही ऐसे दृश्य हैं जिन पर मैं कविता बना सकता हूँ। सही बात, जब मास्टर साहब अपने एक लता पर लिख सकते हैं तो हमारे आस पड़ोस प्रकृति में इतनी सारी चीज़ें, इतनी सुंदर चीज़ें हैं जिनका वर्णन करके मैं कविता लिख सकता हूँ। लेखक ये सोचने लगता है। यह सब कुछ अनजाने में ही होता रहता था। भैंस चराते चराते मैं फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। अर्थात जब भैंस में चरा रहा होता था तो मैं खेत में उगे हुई फसलों को देखकर उनके बारे में तुकबंदी अर्थात कविता बनाने लगा। और जंगली फूलों को देखकर, जंगल में चारों तरफ फूलों को देखकर एक कविता बनाने लगा। उन्हें ज़ोर ज़ोर से गुनगुनाता भी था और मास्टर को दिखाने भी लगा। कविता लिखने के लिए खीसा में कागज़, खीसा मतलब पॉकेट मतलब जेब में कागज़ और पेंसिल रखने लगा। कभी वह न होते तो लकड़ी के टुकड़े से भैंस के पीठ पर रेखा खींचकर लिखता था, या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख देता। जब कंठस्थ हो जाती तो पोंछ देता तो साफ कर देता। किसी रविवार के दिन एकाध कविता बन जाती तो सोमवार के दिन मास्टर को दिखाता। बहुत बार तो सवेरा होने तक का धीरज छूट जाता। कहने के बाद जो कविता लिखता था मैं, मेरी अंदर की इतनी इच्छा रहती थी कब मैं इस कविता अपने अध्यापक को दिखाऊं, और मैं धीरज मतलब मेरे अंदर धैर्य नहीं होता कि मतलब धैर्य मैं अपने अंदर धारण नहीं कर पाता था, और सुबह तक इंतज़ार मुझसे होता नहीं जाता, और रात को ही मास्टर के घर जाकर कविता दिखाता। वे उसे देखते और शाबाशी देते, और फिर कभी कभी तो कविता के शास्त्र पर एक पूरी महफिल हो जाती। बोलते बोलते मास्टर बताते, कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए किस तरह होता है, छंद की जात कैसे पहचानें, उसका लय क्रम कैसे देखें, अलंकार में सूक्ष्म बातें कैसे होती हैं, अलंकारों का भी एक शास्त्र होता है, कवि को शुद्ध लेखन करना क्यों जरूरी होता है, शुद्ध लेखक के नियम क्या होते हैं,
लेखन के नियम क्या होते हैं, आदि अनेक विषयों पर वे सहज बातें बताते। कहने का मतलब कविता लेखन में जो कमियां हैं या कविता लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे शास्त्र का अवलोकन मास्टर साहब लेखक को बताते थे कि मतलब छंद कैसा होना चाहिए, उसमें अलंकार और रस का प्रयोग कैसे करना चाहिए, उसमें भाषा की शुद्धता पर कितना ध्यान देना चाहिए, संस्कृत भाषा का प्रयोग या संस्कृत शब्दों का प्रयोग कहाँ पर करना चाहिए, बारीकियाँ जितनी कविता की होती हैं सब लेखक से वह चर्चा करता था और बड़े सहज स्वभाव से उनको बताता रहता था। मुझे उनके प्रति अपनापन अनुभव होता, मतलब वो मुझे बहुत मानते थे, ऐसा अनुभव होता था। वे मुझे पुस्तक देते, अलग अलग प्रकार की कविता के संग्रह देते। उन्होंने कई नई तरह की कविताएं सुनाई तो लगा मैं इस ढर्रे पर कविता बनाऊं। फिर तो सारे दिन उस दिशा में मेरी कोशिश चलती रहती। इन बातों से मैं सौंदलगीकर मास्टर के बहुत नज़दीक पहुंच गया और जाने अनजाने ऐसे मराठी भाषा सुधरने लगी। उसे लिखते समय मैं बहुत सचेत रहने लगा। अलंकार, छंद, लय आदि की सूक्ष्मता अर्थात बारीकियों पर ध्यान देखने लगा। शब्द का नशा चढ़ने लगा और ऐसा लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजाता रहता है। तो इस तरह कविता लेखन में कैसे कवि आता है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर बात की जाए कविता की तरफ आकर्षित करने या कविता रचने या लिखने का जो आकर्षण था वो कहाँ से आया था, उनके मास्टर सौंदलगीकर के माध्यम से। अभी हमने इस पाठ में पूरी चीज़ें तो पढ़ ली है, सब कुछ पढ़ लिया है। पाठ में एक बात हमें महत्वपूर्ण दर्शाती है या एक तरफ इंडिकेट करती है कि बालक कहाँ पर था पहले। बालक पहले 5वीं कक्षा में पढ़ना चाहता था, उसकी सिर्फ पढ़ने की इच्छा थी, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो सोचता था मैं पढ़ लिख कर थोड़ा सा सज्ञान बन जाऊं और ज्ञान ग्रहण करके मैं कोई नौकरी पेशा करूं ताकि मेरे परिवार का पालन पोषण हो सके, जीवन स्तर अच्छा हो सके। ऐसे प्रयास में वह 5वीं कक्षा में फिर से बैठना चाहता था, लेकिन पिता के डर से वह कह नहीं पाता है। माता को अपनी समझाता है और उनको अपनी योजना के तहत दत्ताराव जी के पास ले जाता है। दत्ताराव जी उसके पिताजी को समझाते हैं। पिता फिर काम करने के साथ साथ स्कूल जाने की इजाज़त दे देता है। स्कूल जाना उसको इतना अच्छा लगा और स्कूल में आकर वह पहले तो असहज अनुभव करता है कि मैं किस तरह रह पाऊँगा, चूँकि कोई भी बच्चा उसका मित्र नहीं बनना चाहता था। लड़के परेशान करते थे, उसके कपड़े और स्वभाव को देखकर उसकी खिंचाई किया करते थे, लेकिन वह अपने आप को किसी तरह संभाला और फिर एक अच्छे स्टूडेंट से, अच्छे छात्र से मुलाकात होती है, बसंत पाटिल से वह अंतर्भाव से उससे कंपटीशन करने लगा, प्रतिद्वंदीपन। लेकिन वह भी प्रतिद्वंदी ऐसा नहीं कि ईर्ष्यावश प्रतिद्वंद उसमें चलता था, बल्कि दोनों को विद्या में दोनों अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने लगे पढ़ने में। बसंत पाटिल अच्छा पढ़ने में था ही, लेकिन लेखक भी अपना पूरा जोर लगा देता है अध्ययन में और दोनों बराबरी पर आ जाते हैं। फिर मुलाकात होती है उनके मराठी अध्यापक जो कविता लिखा करते थे, सौंदलगीकर जी का जो ऐसा प्रभाव लेखक पड़ा कि वह उसका दिमाग जो था, उसकी सोच जो थी कविता की तरफ मुड़ पड़ती है और उनके प्रभाव से वह जहाँ पहुँचना चाहता था अपनी विद्या से, अपने अनुभव से, अपने लक्ष्य को जहाँ पहुँचना था, उस लक्ष्य को हासिल करना था, वह धीरे धीरे करके उसकी तरफ अग्रसर हो जाता है, अब कविताएं लिखने लगता है। तो ये एक देखिए किस स्तर से कहाँ तक पहुँचने में उसने अपना संघर्ष दिखाया है कवि ने, कि कैसे परिस्थितियों का सामना करते हुए मुश्किलों को तोड़ते हुए, परिस्थितियाँ प्रतिकूल थी उसके, लेकिन उसको अनुकूल बनाते हुए, हर तरह की समस्याओं का समाधान खोजते हुए और अपना अध्ययन करते हुए, अध्ययन में समस्याएं जो आई उसका निराकरण करते हुए कैसे वह अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होता है। और जो ऐसा करता है उसकी तरफ तो भगवान भी साथ देते हैं, उसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि कोई कुछ करना चाहे तो लाख बाधाएं उसके सामने हो, लाख विपदा हो, लेकिन फिर भी वह अपने लक्ष्य तक एक दिन अवश्य पहुंचता है यदि उसके मन में दृढ़ इच्छा शक्ति होती। तो इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि दृढ़ इच्छा शक्ति, संघर्ष करने और बाधाओं का निराकरण करने और लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास करना, जब तक मिल न जाए तब तक लड़ते रहना,
ऐसा स्वभाव जिसके मन में है वह अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचता है। तो इन ऐसे पाठों से हमें यह क्या मिलता है, संदेश मिलता है, और इसका लिखने का भी यही उद्देश्य है। तो आज के लिए बच्चों इतना। इस पाठ से संबंधित कोई भी चीज़, कोई भी मुश्किल या समस्या हो आपको, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हम उसका निराकरण कर सकें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।